हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश रियल एस्टेट के बदलते ट्रेंड्स पर। और ये ट्रेंड ये बता रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, यहां पर अब कंज्यूमर की डिमांड, रियल एस्टेट डेवलपर्स की का जो फोकस है वो नजर आ रहा है। हालांकि इसके संकेत हमें बहुत पहले से मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ही नहीं, हम पूरे भारत में अगर रियल एस्टेट बूम की बात करें तो वो देखने लायक है। कमाल की ग्रोथ रियल एस्टेट ने हाल फिलहाल दिखाई है। एक एक ब्रेक जरूर कोरोना के समय और उसके बाद काफी वक्त तक लगा हुआ था। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ रियल एस्टेट भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन जब रफ्तार भरी तो क्या जबरदस्त रफ्तार भरी। और हर तरफ केवल एक सुनहरी तस्वीर, एक बिग पिक्चर अगर हम देखें तो उसमें रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहा है। और आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं। न सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जिस तरह का डिमांड ट्रेंड बदला है उसके तमाम फैक्टर्स को जानेंगे, बल्कि हालिया रियल एस्टेट की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, जेएलएल की हालिया रिपोर्ट जो लग्जरी सेगमेंट को लेकर आई है वो भी बहुत सरप्राइज कर रही है। भारत में किस तरह से जो लग्जरी सेगमेंट में घरों की बिक्री है उसकी डिमांड में किस तरह का इजाफा उसको भी समझेंगे। इसके अलावा ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में तीन बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं उन तीनों ही खास मेहमानों का। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रोहन शर्मा जी, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड रियल एस्टेट इंटेलिजेंस सर्विस REIS जेएलएल इंडिया में। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही विशाल कोठारी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रियल एस्टेट सेगमेंट का एक जाना पहचाना बड़ा नाम ओम इंफ्रा से। आपका भी विशाल जी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ अक्सर पैनल की शोभा बढ़ाने वाले अश्विंदर आर सिंह साहब हैं, जो कि CEO हैं रेजिडेंशियल भारतीय अर्बन और को चेयरपर्सन हैं NRCII रियल एस्टेट और ऑथर जाने माने रियल एस्टेट सेक्टर के। अश्विंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, चर्चा की शुरुआत मैं रोहन आपसे करूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल जेएलएल इंडिया की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही, मैं कह रहा हूं ना, एक बड़ी पिक्चर खींच रही है रियल एस्टेट की। ग्रोथ हमें दिख रही है, लेकिन सबसे सबसे पहले मेरा सवाल, ये जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक शिफ्ट हुआ है, जहां पर हम देख रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या फिर कंज्यूमर हैं, इन सब की मांग में एक तेजी आई है। और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, खास तौर पे जो जेएलएल इंडिया की कुछ वक्त पहले की रिपोर्ट आई थी। और ये रिपोर्ट जनवरी 2022 से नवंबर 2023, जी हाँ, एक बार फिर मैं कोट करूं, जनवरी 2022 से नवंबर 2023 के बीच का डेटा है, जिसमें 17 करार किए गए, 17 डील्स हुई हैं 1461 एकड़ लैंड एक्विजिशन की टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। बहुत से शाइनिंग सिटीज हैं जहां पर यह शिफ्ट नजर आया है। तो जरा रोहन बताएं कि आखिर इसकी वजह क्या है। और वाकई इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हर तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरह की पिक्चर नजर आ रही है। कोच्चि हो, अयोध्या हो, लुधियाना हो, पटना हो, हर तरफ हमें नजर आ रहा है कि इस तरह का शिफ्ट नजर आया। शान जी, गौरतलब बात यह है कि जो आपने आंकड़ा बोला 1441 एकड़ का, उसमें से एक तरह से 90% ऊपर का जो लैंड ट्रांजैक्ट हुआ है या लैंड अक्वायर हुआ है वो सिर्फ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए हुआ है। ठीक है। और उसमें भी एक आंकड़ा है कि जो बनता है रफली 1300 करोड़ के आसपास। ठीक है। वो 1300 करोड़ से में भी 1300 एकड़, उस 1300 एकड़ में भी 1000 एकड़ से ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट की तरफ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो बड़े डेवलपर्स का या डेवलपर्स का रुझान जो है छोटे शहरों में ज्यादातर रिहायशी डिमांड की तरफ ही है, रेसिडेंशियल डिमांड की तरफ ही है। वहाँ डिमांड है, दो दो रीजन से वहाँ डिमांड है। एक, जो लोग रह रहे हैं उनको अपने घरों को अपग्रेड करना है, बेटर क्वालिटी होम्स में जाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अ, जितने भी शहर हम जिनकी हम बातें कर रहे हैं जहाँ पे लैंड हुई, या तो ये बड़े शहरों के पास में जिन्हें हम मैग्नेट सिटीज या काउंटर टाउन्स बोलते हैं, काउंटर मैग्नेट सिटीज बोलते हैं, या ये वो शहर है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी नौकरियां या माइग्रेशन भी हो रहा है इनवर्ड्स। राइट। तो आपके दोनों तरफ से अगर आपका, से हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है, तो लोगों की तरफ से एक रुझान आएगा ही कि हमें और बड़े घर खरीदने हैं या बेटर घर खरीदने हैं।
यही डिमांड है जो ये डेवलपर्स देख पा रहे हैं। और क्योंकि ये देख पा रहे हैं, ये इतनी तेजी के साथ लैंड एक्वायर कर रहे हैं इन शहरों में। तो इसीलिए अगर आप देखें 2 साल का ट्रेंड, तो ना केवल लैंड बड़े शहरों में भी ली गई, बट छोटे शहरों में भी फोकस बहुत ज्यादा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरेज प्राइस जो है घरों का, वो थोड़ा कम रहता है बड़े शहरों से। ठीक है। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेकर के इन छोटे शहरों में। नौकरियां बढ़ रही हैं। इन सब का एक रीजन है कि जो लोग यहाँ हैं वो यहीं पे रहना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए डिमांड आ रही है इसीलिए डेवलपर जो है हम देख रहे हैं वो इन शहरों की तरफ मुड़ रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अहम बात कही आपने रोहन। विशाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चूंकि मेनली हम जब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की बात करते हैं तो आप लोगों का भी फोकस राजस्थान में बहुत बड़ा है, ख़ासतौर पे कोटा और जयपुर में। मैंने आपके बहुत से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। क्या ये कोरोना के बाद इस तरह का शिफ्ट देखा गया है, या आप मान रहे हैं कि लोग अब एक एक दिलचस्पी ये भी होती है कि बड़े शहरों में तो फ्लैट्स में रहना है, छोटे शहरों में थोड़ा सा आगे लॉन भी मिलेगा, लो राइज हमें बिल्डिंगों में भी रहने को मिलेगा, थोड़ा सा खुल के रह पाएंगे। किस तरह की दिलचस्पी आम बायर्स में देखी जा रही जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है। 2019-20 से कोरोना के बाद काफी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी छोटे शहरों में, क्योंकि हम राजस्थान में कोटा जैसी शहर में काम कर रहे हैं और काफी हमने डेवलपमेंट किया है वहाँ पे। तो अभी पिछले 1 साल में हमने काफी ट्रैक्शन देखा है कि जो दो 2-3 साल से इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी वो काफी लिक्विडेट हुई है। पिछले 1 साल में रेटें भी काफी बढ़ी हैं। ऑलमोस्ट 15 से 20% का रेट एस्केलेशन हुआ है। जो अपार्टमेंट हम 3,000 रुपये फुट में बेचते थे 2022 तक, वो अब हम 3500-3800 रुपये तक बेच रहे हैं। तो लोगों का रुझान काफी बड़ा है अपार्टमेंट लेने में। खाली जमीनों पे नहीं, जमीनों की रेटें तो बढ़ी ही हैं, बट अपार्टमेंट पे भी काफी इंटरेस्ट आया है और रेटें बढ़ी हैं और लोग ले रहे हैं अब। है? बिल्कुल। और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन शहरों को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना रही हैं। अश्विंदर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं खुद का ही एग्जाम्पल दूंगा। मैं हूँ गोरखपुर का रहने वाला। आम तौर पे वहाँ पे लोग बड़े घर चाहते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और फिर उस पर एक बड़ा मकान बनाते हैं। हाल फिलहाल मैं पूरे देश में कई जगह ट्रेवल किया और उसमें बीच में मैं एर्नाकुलम में था, कोच्चि में था, और वहाँ के छोटे छोटे ऐसे टाउन थे जो मुझे बड़े आकर्षित कर रहे थे। और मैं अपनी फैमिली से ये कह रहा था कि एक घर तो यहाँ भी होना चाहिए, कभी आके छुट्टियाँ बिताने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। आप हम देख रहे हैं कि पहले लोग होता था कि जहां वो रहने वाले हैं वहीं इन्वेस्ट करते थे या उसके आसपास के इलाकों में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज देख रहे हैं हम, जैसा मैंने कहा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। लोग पहाड़ों पे भी जाना चाहते हैं, हालांकि वहां कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं इन छोटे शहरों में बढ़ती डिमांड को? प्रशांत, रेजिडेंशियल सेक्टर एक बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है। आपने जैसे अभी डिस्कस किया, मैक्सिमम लैंड यूजेज भी रेजिडेंशियल में जा रहा है। अभी जो आपने बात बोली जब आप वोकेशन कर रहे थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के पहले सेकंड होम एक लग्जरी होता था, अब वो एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। अब इट इज अ चॉइस दैट मेरे को एक वोकेशन होम चाहिए जहां मैं जाकर रह सकूं, अपने शहर की भीड़ भाड़ से दूर जा सकूं। और बिकॉज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर काफी डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 साल के अंदर, एंड कोविड, मैं ना बोलना नहीं चाहता हूं, बट इट हैज बिन, it you know, for lack of a better word, a blessing in disguise, because covid was not a blessing, but covid के कारण क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी टेक रेवोल्यूशन जो चल रही थी, उसके कारण काफी लोग मेट्रो से वापस अपने घर गए। छोटे शहरों के लोग, जैसे बैंगलोर में, पूरा इंडिया का बॉइलिंग पॉट है बैंगलोर, तो हर जगह से लोग बैंगलोर में आए हुए थे और वो लोग वापस चले गए। कोई गोरखपुर चला गया, कोई पटना चला गया, कोई चंडीगढ़ चला गया, इंदौर चला गया, मैंगलोर चला गया, और वहां पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कंपनीज ने अभी दोबारा से, जो वाटर की प्रॉब्लम आ रही है बैंगलोर के अंदर, उन्होंने बोला है कि वर्क फ्रॉम होम करिए।
सो दैट पीपल डोंट ट्रैवल, दे डोंट कम टू ऑफिस, वहां पर इतनी पानी की खपत ना हो। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, वर्क फ्रॉम होम मॉडल है, जहां पर कंपनीज ने बोला आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं, उससे ये छोटे शहरों की इकोनॉमी के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई। और इसी के कारण लोगों ने अपने सेकंड होम्स लिए कि चलो अगर हम बैंगलोर में काम भी करते हैं, बट यू नो आई कैन गो टू एर्नाकुलम, आई कैन गो टू त्रिवेंद्रम, मे बी वर्क देयर फॉर 15 डेज, मेरा एक चेंज भी हो जाएगा, मेरी वेकेशन भी हो जाएगी और मैं काम भी करता रहूंगा। सो ये जो राइजिंग मिडिल क्लास है और ये जो डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट हुआ, इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उसके कारण एक इम्पोर्टेंस जो घर की है वो बनी, और एक इम्पोर्टेंस सेकंड होम की बनी कि एक सेकंड होम भी होना चाहिए। अब यूएस के अंदर एवरी फोर्थ पर्सन हैज अ सेकंड होम, एंड वो एक साइन है डेवलप्ड इकोनॉमी का। और अगर हम बोल रहे हैं अगले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर इंडिया इज गोइंग टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, सो ये कुछ मेट्रिक्स हैं जो अपने आप इवॉल्व होती रहती हैं, एंड वी विल सी कि अगले 10 साल के अंदर every fourth person in urban India will have a second home. बिल्कुल, ये वाकई जैसा मैंने कहा कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में भारत में जो एक कंज्यूमर की चाह है, जो एक अवेयरनेस भी इसे कहेंगे कि अब उसे इन्वेस्टमेंट और खुद के घर खरीदने की, इन दोनों का फर्क समझ में आ चुका है, और उसे ये बात पता है कि उसे उसके पास अब विकल्प ढेर सारे हैं, उसके पास कनेक्टिविटी का बेहतर ऑप्शन है ना। छोटे शहरों की तो बात हो गई, जेएलएल की एक ताजा रिपोर्ट कल मैं पढ़ रहा था, और वो रिपोर्ट वाकई मुझे सरप्राइज इसलिए करती है क्योंकि एक ऐसे दौर में हम हैं जहां पर शायद इस तरह की जब रिपोर्ट आती है तो भारत की उस ग्रोथ स्टोरी और उसके लक्ष्य की तरफ भी हमें ले जाती है जिनकी ओर हम बढ़ रहे हैं। और उस रिपोर्ट का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। भारत में लग्जरी जो सेगमेंट है रियल एस्टेट का वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जो रिपोर्ट जेएलएल इंडिया की है वो कहती है कि सालाना आधार पर लग्जरी सेगमेंट में घरों की बिक्री में 1.5 गुना की भारी बढ़ोतरी हुई। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि आप देखिए कि 50-50 करोड़ तक के लोग घर खरीद रहे हैं, भले वो दिल्ली मुंबई, दिल्ली एनसीआर और मुंबई तक सीमित हो। मेरे ख्याल से और भी डेमोग्राफी इसमें आगे कवर होगी, लेकिन बड़ा हिस्सा इन दो शहरों से, इन दो मेट्रो शहरों से आ रहा है। रोहन बताइए और क्या इंसाइट्स हैं इस रिपोर्ट की। ये प्रशांत जी, दो चीजें हैं इसमें लग्जरी होम की जब हम बिक्री की बात करते हैं। अश्विंदर जी ने बोला डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास का तो बढ़ ही रहा है, बट आप देखें कि लोगों ने बहुत अत्यधिक गेन कमाया स्टॉक मार्केट्स में भी लास्ट 1.5-2 साल में। बहुत उद्योगपति हैं जिनका बिजनेस काफी बेहतर चल रहा है, उनके पास पैसा भी है निवेश करने के लिए। उसके अलावा आपके पास बहुत स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो या तो उनके स्टार्टअप्स के वैल्यू बढ़ा या उनका एग्जिट हुआ। दूसरा सबसे बड़ा, काफी एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और सबसे बड़ा चीज, राइट, और ये बात हम सब अग्री करते हैं कि अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, इंडिया में रियल एस्टेट में निवेश करना और घर में निवेश करना एक बड़ा ही सोचा समझा और बड़ा ही सुलझा हुआ सा हल है अगर आप करना चाहें तो अगर आप उस हिसाब से सोचें तो जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, एचएनआईज हैं, उनके उनको जब अपना एसेट डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना होता है या स्टॉक मार्केट के गेन के लगाने होते हैं, रेसिडेंशियल मार्केट अच्छा सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसमें आप घर निवेश के लिए भी ले सकते हैं और आप घर रहने के लिए भी ले सकते हैं। सबको अपग्रेड करना है, सबको बेहतर जिंदगी चाहिए, सब बेहतर घरों में रहना चाहते हैं, तो आप बड़े घरों की बिक्री होगी। अगर आप नंबर देखेंगे तो हाँ, 1.5 गुना इजाफा है। 22 में 29 अपार्टमेंट, 29 घर ऐसे थे जो 50 करोड़ या उसके ऊपर थे। इस साल पिछले साल 45 ऐसे घर थे। सबसे ज्यादा डिमांड बॉम्बे में थी। 3,000 करोड़ से ऊपर की टोटल बिक्री हुई अक्रॉस 28 अपार्टमेंट। ज्यादातर अपार्टमेंट बॉम्बे में बिकते हैं बिकॉज उसके उल्टी तरफ आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में 1,000 करोड़ की बिक्री हुई पर ज्यादा बंगले बिके, वहाँ अपार्टमेंट उतने नहीं है। ज्यादा अपार्टमेंट, ज्यादा जो ऐसी सेल लग्जरी अपार्टमेंट दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर गुड़गांव में है, वहाँ 3-4 लग्जरी अपार्टमेंट 50 करोड़ के ऊपर बिके हैं। वो न्यूज में सबने पढ़ा ही था। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये डिमांड तो रहने ही वाली है और ये बढ़ेगी आगे जाके, राइट। एनआरआई आ रहे हैं बाहर से, जिनको वापस कंट्री में आना है या रहना है, उनको एक लाइफस्टाइल का आदत है, वो वैसा रहना चाहते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे अभी बड़े प्राइसेस में या बड़े
50 करोड़ या उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे, तो उनका ज्यादातर फोकस पहले मुंबई होगा, फिर दिल्ली होगा, फिर बैंगलोर होगा। ये तीन हमारी वैसे भी गेटवे सिटीज हैं, जहाँ सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन सिटीज भी यही है, सबसे ज्यादा वेल्थ प्रोड्यूसिंग सिटीज भी यही है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आप यही देखेंगे, या सब ऐसे ऐसी बिक्री आप यही देखेंगे। तो आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि और भी जगहें हैं, उतने अमाउंट में नहीं होगी, बट 50 करोड़ के ऊपर की बिक्री हैदराबाद में भी होती है, चेन्नई में भी होती है, कलकत्ता में भी होती है, पुणे में भी होती है। उतने अपार्टमेंट नहीं बिकेंगे जितने आप इन शहरों में देख रहे हैं, बट ये बड़े शहरों में तो ऐसा आप देखते ही रहेंगे, जहाँ पे ऐसे जो पति जिनका बेस है, वो वहां पर लगाना चाहेंगे ही पैसा। तो वही वही हमें दिख बिल्कुल बिल्कुल पहले 2 महीने बिल्कुल, अहम बात। 2024 के हमने ऑलरेडी देख लिया कि ऑलरेडी 50 करोड़ के 4-5 अपार्टमेंट ऑलरेडी बिक गए पहले 2 महीने में भी। तो वी आर ऑन ट्रैक, जिसे बोलना चाहिए कि जो पिछले साल हुआ वो इस साल भी उससे बेहतर ही होगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और ये सारी बातें बता रही हैं। एक तो हम देख रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़, छोटे शहरों में जिस तरह की डिमांड है, और दूसरी तरफ हम लग्जरी सेगमेंट में भी इस तरह का भारी उछाल देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि पूरा अगर हम रियल एस्टेट को 360 डिग्री में देखें तो हर तरफ एक बेहतर तस्वीर, लेकिन क्रिटिकल भी होना चाहिए। और शायद विशाल जी आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा चैलेंजेस क्या है सर छोटे शहरों में अभी भी। अगर आप देखें, खासतौर पे मैं 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा। स्टेट के रेगुलेशंस हैं, होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी होते हैं, और इसके अलावा थोड़ा मार्केट डायनेमिक्स भी इसमें अगर हम ऐड करें, तो आपके लिहाज से, एक डेवलपर के लिहाज से, आप अभी भी क्या सुधार देखना चाहते हैं? जी देखिए, कोरोना डेफिनेटली गेम चेंजर रहा है, और उसने लोगों के काम करने के तरीकों को बदला है। छोटे शहरों में आज जैसे लग्जरी सेगमेंट की आप बात कर रहे थे, तो जयपुर में हम आज राजस्थान का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहां हम करीबन 15-16 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की रेट डिमांड कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पिछले 2 साल में काफी इम्प्रूव हुआ है। कोटा जैसे छोटे शहरों की बात करें, चाहे जयपुर दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। तो एनआरआईज का भी काफी रुझान बढ़ा है। आज हमारे प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट 25% कस्टमर जो है वो एनआरआईज है। तो लोग वापस अपने घर आना चाहते हैं। जो हमने रुझान देखा है कि लोग वापस छोटे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉम्बे से, दिल्ली से जो लोग बाहर काम करते थे, वो अब वापस अपने अपने घर लौटना चाह रहे हैं। तो थोड़े से चैलेंजेस जो है वो मार्केट डायनेमिक्स तो है ही रेरा, और इनकी वजह से मार्केट में सुधार हुआ है, मार्केट रेगुलेटेड हुआ है। मैं ये मानता हूँ वो बेटरमेंट के लिए हुआ है, क्योंकि पहले प्लेयर्स ज्यादा थे, प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। अब प्लेयर्स कम हो गए, प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी बेटर हो गई है। लोग ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, कस्टमर ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। तो मार्केट ओवरऑल बेटरमेंट की तरफ ही है, और मेरा सोचना है कि अगले 2 साल ये और बेटर होता जाएगा। बिल्कुल। अश्विंदर सर, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव सभी को बहुत करीब से देखते आए हैं। आप क्या मानते हैं, चुनौती अभी भी क्या है छोटे शहरों में इस तरह की ग्रोथ में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अड़चन है उस लिहाज से, और आपके लिहाज से वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? मतलब हमने अयोध्या में भी हाल फिलहाल देखा कि किस तरह से वहाँ बूम आया। बैंगलोर में जिस तरह की पानी और बाकी समस्याएं हुई, क्या इस तरह की समस्याएं बड़े शहरों में जो समस्याएं हैं उसका फायदा अगर किन्हीं शहरों में मिलता नजर आएगा, तो वो कौन से शहर होंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रशांत। हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं। अभी क्या है कि ऑल इज वेल बिकॉज एवरीथिंग इज राइट नाउ ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, बट अगर आप अयोध्या का एग्जांपल लेते हैं, वो एक इंसिडेंट है, एक इवेंट है। हिंदू पिलग्रिमेज में एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ है इंडिया के अंदर, और उसके कारण बहुत लोग वहां पर अपना घर बनाना चाहते थे। और उसके कारण ये एक बहुत फंडामेंटल रीजन था कि अयोध्या की प्राइसेस बढ़ी। वहाँ एक रीजन था। अब जैसे हमारे पैनल पे विशाल जी बोल रहे हैं कि कोटा के अंदर वो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का लेकर आ रहे हैं एक प्रोजेक्ट। नाउ दैट इज वेरी एम्बिशियस एंड आई कंग्रेचुलेट हिम, बिकॉज अभी 15,000 का रेट बैंगलोर में काफी जगह नहीं है। नहीं, एंड जयपुर में बोला। जयपुर में, हाँ जयपुर में। सो
दैट मीन्स के ये लोग माइक्रो मार्केट को एक इस नजरिए से देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी माइक्रो मार्केट ड्रिवन सब्जेक्ट। बट अगर सपोज कीजिए आप जयपुर लीजिए, इंदौर लीजिए, चंडीगढ़ लीजिए, लखनऊ लीजिए, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आएगी, अगर यहाँ पर न्यू जॉब क्रिएशन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ ही रहा है वहां पर, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये टाइम ही बताएगा। बिकॉज रियल एस्टेट एक बहुत सीजनल इंडस्ट्री है। आज पिछले 3 साल से आपको मैं अगर बैंगलोर के आंकड़े बताऊं, बैंगलोर में 3 साल पहले 50,000 घर बिके, फिर 65,000 घर बिके, 62,000 के करीब, और इस साल 75,000 घर बिकेंगे। सो ये ट्रिजेक्टरी पिछले 3 साल से बहुत जबरदस्त है। बट इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि पिछले 3 सालों के अंदर घरों की कीमतें, जिसको हम कैपिटल वैल्यू बोलते हैं, वो भी 50% से इंक्रीज हो गई। सो ये पहली बार हुआ है कि आपकी डिमांड भी 50% से इंक्रीज हो रही है और आपकी कैपिटल वैल्यू भी 50% से इंक्रीज हो रही है। सो ऑटोमेटिकली जो 75 लाख का घर था वो 1 करोड़ का हो गया, वो लग्जरी सेगमेंट में काउंट होने लग गया। जैसे आपके इक्विटी मार्केट के अंदर एयूएम होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो एयूएम बढ़ जाता है। अब वो फ्रेश पैसा नहीं था, वो एयूएम था जो एयूएम ऊपर बढ़ गया। कहने का मतलब है कि 10 साल पहले तक, तो 2013 से लेके 2020 तक रियल एस्टेट के अंदर काफी मंदी थी, काफी स्टॉक क्रिएट हो गया था, ओवरहैंग 4 साल का था, 5 साल का था, प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही थी, डेवलपर के डेट बढ़ चुके थे, क्योंकि 2012, 2011, 2010 के अंदर बहुत तेजी थी। अब उस तेजी के कारण नई सप्लाई आनी शुरू हो गई, और नई सप्लाई दबा कर आई। जब वो नई सप्लाई आई और जब वो तेजी रुकी, तो डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, और उसके बाद अगले 6-7 साल काफी स्लो रहा। अब मैं पेसिमिस्टिक नहीं हो रहा हूं, बट मैं एक रिस्क मैनेजर के हिसाब से सोच रहा हूं कि अगले 2-3 साल मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बना रहेगा, ये सेल्स होती रहेंगी। बिकॉज इंडिया के अंदर जो एंड यूजर है, जो मिलेनियल है, जो जेन जी है, उसको अभी अपना पहला घर लेना है। सो फर्स्ट होम बायर की जो एक सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद एक अपग्रेड सेगमेंट है, जो आदमी 2 बेडरूम में रह रहा है, उसकी फैमिली बढ़ रही है, उसके पेरेंट्स उसके साथ आ गए हैं, तो वो 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में जाना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो 3 बेडरूम की जो डिमांड है इस समय इंडिया के टॉप 7 सिटीज में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए बिल्कुल। पहली बार हुआ है कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, हालांकि सबसे बड़ा सेगमेंट है, बट पहली बार हुआ है कि अफोर्डेबल सेगमेंट की ग्रोथ जो है वो लग्जरी सेगमेंट से स्लो रही है। सो ये सारे हम्म। जो इंडिकेटर्स हैं, दे हैव कंप्लीटली चैलेंज द स्टेटस को। अगले 2-3 साल मुझे लग रहा है कि यही मोमेंटम रहेगा, बट वी नीड टू बी कॉशियस। एंड फ्रॉम अ डेवलपर स्टैंड पॉइंट, सप्लाई को सोच समझकर हमें आगे लेके जाना चाहिए, बिल्कुल आगे लेके जाना चाहिए। जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जमीनों की डिमांड भी ज्यादा है, जमीनों की बिल्कुल। कीमतें भी ज्यादा है, और उसके कारण भी जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ रही हैं। अब ये कब तक चलता रहेगा? बिकॉज देखो, प्राइस और डिमांड का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। एक लेवल पर जाके वो प्राइस उस लेवल पे पहुंच जाती है जहां डिमांड आनी बंद हो जाती है। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये संतुलन बड़ा जरूरी है। मेरे पास समय कम है अश्विंदर सर, हाँ, इसलिए मुझे इस चर्चा को थोड़ा यहीं समेटना होगा, लेकिन बहुत मजा आया। और मेरे ख्याल से इस पैनल में जो भी स्पोक्स पर्सन आप सभी थे, उन सब ने अलग अलग पहलुओं से जो कंट्रीब्यूशन किया, वो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस शो के जरिए हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर तरीके से और करंट ट्रेंड्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमने आज अच्छी अच्छी बातों की भी चर्चा की, और हमने आज थोड़ा क्रिटिकल भी हुए, हमने चुनौतियों की भी चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे अपने खास एक्सपर्ट्स का, अपने तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रोहन जी, विशाल जी, इसके साथ ही अश्विंदर सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी चर्चा रही, अच्छा विश्लेषण रहा। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।